India Legal presents Courts Roundup. पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। पीएम केयर्स फंड को प्रतिवादी बनाने की मांग, वैक्सीन के लिए फंडिंग की जानकारी की भी मांग। कथित कांग्रेस टूलकिट मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। वादी ने कहा, देश की छवि बिगाड़ने की है साजिश, उठाई एनआईए जांच की मांग। आसाराम बापू की सजा को स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने की तलब। यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा पर है आसाराम। एल्गार परिषद मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फादर स्टॉन स्वामी को हेल्थ चेकअप के लिए जेजे अस्पताल के लिए भेजने का दिया निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. देश में कोरोना वायरस से हर दिन लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं हजारों लोग आए दिन कोरोना की चपेट में आकर मर रहे हैं। ऐसे में बीते कल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। लेकिन इस बीच मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में इस बाबत एक याचिका दायर की गई। याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी किया है और हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने भारत बायोटेक को कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण के लिए दी गई अनुमति रद्द करने की अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक याचिका पर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा है। उक्त याचिका संजीव कुमार की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है उसकी अनुमति कानूनन है, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे नाबालिग होते हैं। ऐसे में उनकी सहमति कानून के हिसाब से मायने नहीं रखती है। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस तरह के परीक्षण ऐसे बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे और यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए ऐसा आदेश प्रथम दृष्टि गैर कानूनी, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस तरह के परीक्षण होने के लिए स्वयं सेवकों द्वारा सहमति दी जानी चाहिए, जिससे उस प्रभाव के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसे समझौते भारतीय अनुसंधान अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगा। ये भी प्रस्तुत किया गया है कि अगर समझौते पर बाल स्वयं सेवकों के माता पिता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं तो ये भी गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये बच्चों के सर्वोत्तम हित के में नहीं है। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा है कि इस तरह के मुकदमे करना परिभाषित गैर इरादतन हत्या का अपराध होगा। ये भी दावा किया गया है कि देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए संदिग्ध आर्थिक प्रलोभन के जरिए माता पिता की सहमति प्राप्त करने की संभावना से इनकार किया जा सकता है। अदालत ने हालांकि कोविड-19 रोधक टीके कोवैक्सीन के 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए 12 मई को दी गई अनुमति पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। क्लिनिकल ट्रायल 525 स्वास्थ्य स्वयंसेवकों पर किया जाएगा। इन्हें भी दोनों टीके की खुराक 28 दिन के अंतर पर लगे जाएंगे। कोवैक्सीन का विकास हैदराबाद आधारित भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। ये उन 2 टीकों में शामिल है जिन्हें देश में अभी वयस्कों को लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने कोविड-19 पर स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल की है और ऐसे में याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पीएम केयर्स फंड को प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। साथ ही कोविड के लिए खर्च के प्रावधानों का हिसाब भी मांगा गया है। याचिका में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड भारत संघ से एक स्वतंत्र और अलग इकाई रही है जो कि टीकों के विकास सहित कोविड-19 संबंधी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित और वितरित कर रहा है। पीएम केयर्स फंड ने अपने खातों की घोषणा नहीं की है और आरटीआई छानबीन को खारिज कर दिया है। इस आधार पर ये एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने कोविड-19 पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दिया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि पीएम केयर्स फंड को प्रतिवादी बनाया जाए। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पीएम केयर्स फंड पिछले साल से कोविड-19 महामारी के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं की खरीद और वित्त पोषण में एक महत्वपूर्ण हितधारक रहा है, जब पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इस फंड का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या मदद और सहायता करना है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा या दवा सुविधाओं का उत्पादन या अपग्रेड करने और वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करना शामिल है। इस दिशा में फंड ने भारत के साथ साथ विदेशों से भी मौद्रिक योगदान एकत्र किया है, जिसमें कई भारतीय और मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों और सदस्यों द्वारा वेतन योगदान शामिल है। ये प्रस्तुत किया गया है कि पीएम केयर्स फंड ने पिछले साल मई में घोषणा की थी कि उसने कोविड-19 के लिए 3000 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें से 2000 करोड़ वेंटिलेटर की खरीद के लिए निर्धारित किए जाएंगे। 1000 करोड़ का उपयोग प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए किया जाएगा और वैक्सीन के विकास में सहायता के लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। इसी तरह इसने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर अतिरिक्त 162 समर्पित प्रेशर स्विंग अडॉप्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ आवंटित करने का दावा किया। टीकों के मुद्दे पर गोखले कहते हैं कि केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन विकास के लिए उसके द्वारा कोई पैसा आवंटित या खर्च नहीं किया गया था और इसलिए टीकों के मूल्य निर्धारण पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। याचिका में कहा गया है, हालांकि पीएम केयर्स फंड ने खुद वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है और ये स्पष्ट नहीं है कि क्या उसी उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया था, जिसके लिए जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई थी। गोखले ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि कैसे पीएम केयर्स फंड को भारत के प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अपने लोगों में राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग करता है, जीओवी इंटरनेट डोमेन का उपयोग करता है और जो सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित है, और फिर भी ये दावा करता है कि ये न तो भारत सरकार से संबंधित है और न ही इसके द्वारा नियंत्रित है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस के कथित टूल किट मामले में आपको बता दें कि इस मामले के खिलाफ देश के शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई। मामले को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश बताया गया है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जांच की मांग की है और ऐसे में इस जांच में अपराध पाए जाने पर राजद्रोह और यूएपीए जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। दोषी साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की भी मांग की गई है। मंगलवार को टूल किट मामले पर कांग्रेस और भाजपा के बीच दिन भर जुबानी जंग चलती रही। कांग्रेस ने इस बाबत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एसएचओ तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा। पत्र में जेपी नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष समेत कई अन्य नेताओं के नाम हैं। पत्र में लिखा गया कि इन लोगों ने देश में सांप्रदायिक अशांति फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके एक टूल किट के जरिए कोरोना संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। वहीं भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट का बताकर भाजपा फर्जी टूल किट प्रचारित कर रही है। इस बाबत हम भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के समाचार चैनल टीवी 5 और
ABN आंध्र ज्योति ने राजद्रोह के आरोप में आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के साथ साथ प्रतिवादियों को उनके खिलाफ कुछ कठोर कार्रवाई करने से रोकने के आदेश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। समाचार चैनल TV5 और ABN आंध्र ज्योति ने राजद्रोह के आरोप में FIR दर्ज रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ YSR सांसद के रघुराज कृष्ण राजू द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक भाषणों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की गई थी और जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सत्तारूढ़ दल की आलोचना की थी। मैसर्स श्रेया ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की ओर से एडवोकेट विपिन नायर द्वारा दायर याचिका में प्रस्तुत किया गया और ऐसे में TV5 के खिलाफ प्राथमिकी में एकमात्र अस्पष्ट आरोप ये है कि राजू के कुछ आपत्तिजनक भाषण इसके चैनल पर चलाए गए थे। हालांकि प्राथमिकी ऐसे आपत्तिजनक भाषण या पूर्व नियोजित और संगठित समय स्लॉट की पहचान करने में विफल रहती है जब उन्हें चलाया गया था। याचिकाकर्ता समाचार चैनल TV5 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से 153A 505 के साथ पढ़ते हुए 120B के तहत CID-PS और साथ ही आपको बता दें कि AP अमरावती मकलागिरी द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है। उत्तराखंड के एक विचाराधीन कैदी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा है कि विचाराधीन कैदियों की दोषियों के साथ तुलना करना पैरोल पर कैदियों के मामलों पर विचार करने का एक गलत तरीका है, क्योंकि एक विचाराधीन कैदी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह किसी निचली अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। वकील ऋषि मल्होत्रा के माध्यम से अनिल सैनी द्वारा याचिका दायर पर की राज्य हाई पावर्ड कमेटी HPC के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह उन विचाराधीन कैदियों को पैरोल का लाभ देने के से इनकार करती है जिन पर अधिक से अधिक 7 साल की कैद या दंडनीय अपराधों का आरोप है और इस प्रकार ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। पृष्ठभूमि विचाराधीन सैनी है और ऐसे में 29 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है। अब तक वह वास्तविक सजा के 1.5 साल पहले ही भुगत चुका है और उसकी याचिका शीर्ष अदालत के 7 मई के फैसले को संदर्भित करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान सुविधाओं की कमी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने याचिका दाखिल की और जिसमें कहा गया था कि इस लहर के दौरान घर घर दवा राशन उपलब्ध नहीं है। 18 से 45 वर्ग के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सरकारी वकील को राज्य में कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता के संबंध में विशेषकर 18 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस सौरभ लावानिया के खंडपीठ ने एडवोकेट हरिप्रसाद गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है। खंडपीठ ने कहा कि याचिका बड़े पैमाने पर जनता और वकीलों और उनके गार्ड के लिए चिकित्सा सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण की घोषणा की है, लेकिन तथ्य ये है कि इस आयु वर्ग के लिए टीके उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि कोविड-19 की पहली लहर में एक बार जब कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता था, तब सरकारी अधिकारी होम आइसोलेशन के मामले में घर पर दवा आदि मुफ्त में उपलब्ध कराते थे। हालांकि दूसरी लहर के दौरान ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही है। पहली लहर में जब लॉकडाउन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो प्रशासन राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। पहली लहर में पैरामेडिकल स्टाफ को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद होटल या गेस्ट हाउस जैसा भी मामला हो में रखा जाता था ताकि ये बीमारी न फैलाए, लेकिन इस दूसरी लहर के दौरान ये व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पूरी करके अपने घर वापस आते हैं, जिससे कोविड-19 महामारी का प्रसार हुआ।
कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ पहले से ही कोविड-19 से संबंधित अपनी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका मामले में इसी तरह के मुद्दों पर विचार कर रही है। हालांकि इस मामले में उठाए गए कुछ मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त सीएससी को निर्देश प्राप्त के लिए कहा कि क्या इस याचिका पर विचार किया जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए या याचिकाकर्ता को इलाहाबाद में लंबित कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अतिरिक्त सीएससी HP श्रीवास्तव उपरोक्त बिंदुओं पर मामले में निर्देश प्राप्त करें। अब मामले की सुनवाई के लिए 21 मई को सूचीबद्ध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य के जेल अधिकारियों को अलगा परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए फादर स्टेन स्वामी के गुरुवार 20 मई दोपहर को जेजे अस्पताल में मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जेजे अस्पताल की डीन को गुरुवार को स्वामी की जांच करने और 21 मई तक रिपोर्ट सौंपने के लिए न्यूरो फिजिशियन, ENT विशेषज्ञ और हड्डी रोग सर्जन, सामान्य चिकित्सक और किसी अन्य डॉक्टर सहित डॉक्टर्स की एक समिति बनाने का निर्देश दिया। अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार स्वामी वर्तमान में नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है। आपको बता दें कि बीमार भी वो चल रहे हैं। न्यायमूर्ति SJ कथवाला और न्यायमूर्ति SP तावड़े की अवकाश पीठ चिकित्सा आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज करने के विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ स्वामी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले आसाराम बापू की चिकित्सा स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। आसाराम बापू का वर्तमान में एम्स जोधपुर में इलाज चल रहा है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने चिकित्सा आधार पर आसाराम की सजा को स्थगित करने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 मई को नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट अपने अवलोकन के लिए तलब की है। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की एक अन्य पीठ आसाराम के बेटे द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आसाराम के बेटे ने अपने पिता को आयुर्वेद उपचार देने की अनुमति मांगी गई है और ऐसे में इसे भी कोर्ट ने राज्य सरकार से 26 मई को मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। आसाराम के बेटे नारायण साई ने ये आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें अनुचित और असक्षम चिकित्सा उपचार की पेशकश के कारण पिछले 3 वर्षों की न्यायिक हिरासत में उनके पिता की खराब स्थिति हो जा रही है और ऐसे में उन्होंने प्रस्तुत किया कि आसाराम का शरीर आयुर्वेद उपचार का आदी है और इस बात पर जोर दिया कि कैदियों को भी ऐसी औषधीय प्रणाली के तहत इलाज कराने का अधिकार है जैसा कि वे चाहता है और या अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए आशान्वित है। सुनवाई के दौरान साई ने जोर देकर कहा कि उन्हें उनके पिता के इलाज और उनकी वर्तमान चिकित्सा स्थिति के बारे में सूचित किया जाए। राज्य के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि आसाराम के इलाज के साथ साथ चिकित्सा स्थिति 2 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के वकील को उपलब्ध करा दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने कोविड-19 संक्रमण के शिकार हुए प्राइवेट डॉक्टर के परिवार आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा के एकल पीठ ने मामले की सुनवाई 7 जुलाई को तय की है। याचिका एक होम्योपैथिक डॉक्टर की पत्नी ने दायर की है। होम्योपैथिक डॉक्टर की पिछले साल कोविड-19 संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। याचिका में स्वर्गीय डॉक्टर की पत्नी ने कहा कि उसके पति को केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान अपने क्लिनिक को चालू रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने महामारी के दौरान अपने रोगियों की सेवा की और ऐसा करते हुए संक्रमित हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप अगस्त 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। याचिका में कहा गया कि डॉक्टर इस तथ्य के बावजूद कि वे सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में काम करते हैं या वे प्राइवेट क्लिनिक या औषधालय चलाते हैं, संक्रमण से ग्रस्त हैं, इसके लिए उनके परिवार को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्हें संकट के घंटों में ऊंचा और सूखा नहीं छोड़ा जा सकता है। आधार ये है कि वे सरकार के साथ कार्यरत नहीं हैं। ये कहा गया कि प्राइवेट डॉक्टर्स और उनके परिवारों को उपरोक्त लाभों से बाहर करना बिल्कुल अनुचित, घोर, तर्कहीन और प्रति भेदभावपूर्ण है, जो इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-19 के शिकार प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए 50 लाख की अनुग्रह राशि की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। 4 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.